हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। आज की इस वन शॉट वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेसन में मैंने आपको पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया था टू कंट्री की केस स्टडी के साथ, जिसमें एक थी श्रीलंका और दूसरी थी बेल्जियम। अब इनके जो रिजल्ट निकल के आए थे वो ये थे कि सिविल वॉर जो था हमें श्रीलंका जैसे कंट्री में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग ना करके मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट को अपनाया था। ऑन द अदर साइड जो बेल्जियम था उसने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया था, यानी कि 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किए थे अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रखते। तो इसलिए वहां पे कोई सिविल वॉर जैसा इंसिडेंट हमें नहीं देखने को मिला। तो इससे क्या पता चला कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर हम बात करें बच्चों आपके इस लेसन के मेन इंट्रो के साथ, तो बेसिकली इसमें होता यह है कि जब पावर को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है तो वो फेडरल कहलाया जाता है। अब क्या है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में अच्छे तरीके से जानने को मिलेगी, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो बच्चों अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें फेडरलिज्म के, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें हम पावर को सेंट्रलाइज नहीं करते, डिसेंट्रलाइज कर दे जाते हैं, यानी कि उसका बंटवारा कर देते हैं। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो बहुत सारे ऐसे फेमस लीडर थे जिन्होंने कहा था कि ज्यादातर जो पावर रहेगी ना वो सेंटर के पास रहना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट को भी कुछ पावर्स दे देनी चाहिए जिससे कि हम एक तरीके से यूनाइट होके रह सके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरलिज्म का यूज नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे फेमस लीडर थे ना उन्होंने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स का दर्जा दे रखा है, यानी कि राज्यों का संघ है। ठीक है, तो अब होता क्या है फेडरलिज्म के अंदर कि जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 टियर की हमने गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था जिसमें स्टेट और सेंट्रल थी। अब होता यह है कि स्टेट गवर्नमेंट में द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर डे टू डे अफेयर फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। आज के समय बेशक 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास बेशक क्यों ना हो, लेकिन उस समय बच्चों 1956 के रिकॉग्नाइज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आप कह सकते हो कि सिर्फ 14 ही स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, है ना। तो स्टेट का यही काम होता है कि वह अपने मेन जो भी काम है उसे डेली बेसिस पे देखे। लेकिन जब सेंट्रल की बात आती है ना तो सेंट्रल को पूरी कंट्री होती है ना उसे यूनाइट करके रखना होता है, यानी कि जितने भी स्टेट है ना वो सेंट्रल के अंडर ही आ जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द एंटायर कंट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने एक इजी वे में से समझने की कोशिश करी। आगे देखिए इनके मेन पार्ट्स के बारे में कि आपको और थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया गया। जैसे फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ कंट्री, यानी कि एक तरीके से स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि स्टेट का अपना एक स्टेटस है और सेंट्रल का अपना एक स्टेटस है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 2 टियर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये तब की बात है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। And the 3rd tier was added in Indian Federation with the formation of पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि 73rd एंड 74 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना तब 3 टियर की गवर्नमेंट को भी ला दिया गया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट को ऐड किया गया था। ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो म्युनिसिपैलिटी होती है जो कि स्पेशली अर्बन सेक्टर में काम करती है, जबकि जो पंचायत होती है वो रूरल सेक्टर में काम करती है, जो कि इस लेसन के बिल्कुल एंड पार्ट में आपको 3 टियर की गवर्नमेंट के बारे में जानने को भी मिलेगा। इसके अलावा इंडिया कोई एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं है कि जहां पर आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी लॉट्स ऑफ कंट्री है जहां पर आपको फेडरलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े देश जिन्होंने फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यहां से तो हमने लिया ही है वैसे भी फेडरल कॉन्सेंट। ठीक है, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये जितने भी रेड वाले, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे बच्चों फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम वाले कंट्री मानी जाती है। अगर हम बात करें फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानना काफी जरूरी है, तो देखिए देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे खास बात होती है फेडरल गवर्नमेंट की, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। डिफरेंट टियर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन
बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अलग अलग गवर्नमेंट एक ही टाइप के सिटीजन के ऊपर रूल करती है। आप देखिएगा जैसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर, सभी के सभी उन्हीं लोगों के ऊपर अपना शासन कर रहे हैं जो कि इस देश के नागरिक है। सिंपल सी बात है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि सब्जेक्ट मैटर कर जाते हैं, है ना। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो कोई सिंगल टाइप की गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो काफी हार्ड माना गया। इससे एक चीज और भी मुझे याद आती है कि बच्चों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना ही इतना ज्यादा आप कह सकते हो हार्ड है और ना ही इतना ज्यादा इजी है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। आप मिक्सड अप कह सकते हो। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिन्हें पास कराना काफी हार्ड होता है और कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि एक ही बारे में पास कर दिए जाते हैं, तो इसलिए उसे दोनों कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द जुडिशरी प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द रीजनल गवर्नमेंट इन देयर एक्सरसाइज ऑफ द पावर। यानी कि आप देखते हो कि हमारे देश के अंदर जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो स्टेट एंड सेंट्रल का बीच में ना डिस्प्यूट होते रहे, तो ऐसे में जो इनका सॉल्यूशन निकालने का काम है वो किसे दिया गया, जुडिशरी को दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस भी है जिसने आप कह सकते हो कि जुडिशरी का इंटरफेयर हमें देखने को मिला है। इवन स्टेट वर्सेस स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिले हैं। सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक, जिसके बारे में भी अभी आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले। द फेडरल सिस्टम हैड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये एक पॉजिटिव वे में काम करती है ताकि जो देश की यूनिटी है वो भी बने रहे और साथ ही जो एक तरीके से रीजनल डाइवर्सिटी है उसे भी बनाया जा सके। तो ये कुछ फीचर्स है फेडरलिज्म के, होप्स हो कि आपको 6 के 6 अच्छे से याद भी हो गएंगे और समझ भी आ चुके होंगे। बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है द बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें हम जानेंगे 2 काइंड्स ऑफ फेडरेशन। नंबर 1 कमिंग टुगेदर फेडरेशन और नंबर 2 है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर हम बात करें कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, ये आपको स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में देखने को मिलती है। अब ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती क्या है, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बिग यूनियन, यानी अलग अलग छोटे मोटे जितने भी स्टेट है वो आपस में मिलकर एक बड़ी यूनियन बनाते हैं। इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग देयर सॉवरेनिटी। इससे होता क्या है कि जो उनकी सॉवरेनिटी होती है वो सिक्योर एंड मेंटेन बने रहती है। द सेंटर एंड द स्टेट हैव अ इक्वल पावर, और इसमें सेंटर और स्टेट की इक्वल पावर्स हमें देखने को मिलती है। ज्यादातर आप यूएसए इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो। लेकिन जब बात आती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, तो इसमें इंडिया, बेल्जियम, स्पेन जैसी कंट्री के एग्जांपल मेजरली तौर पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि इंडिया में आप देखते हो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ज्यादातर जो एक तरीके से राइट्स दिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। सम यूनिट में हैव स्पेशल पावर एंड द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट में बी अनइक्वल। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें अनइक्वल चीजें देखने को मिलती है, जहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट को ज्यादा दर्जा दे दिया जाता है, कभी कभी सेंट्रल को ज्यादा दर्जा दे दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको स्पेन, इंडिया, बेल्जियम जैसे कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट है। 2 आपको याद रखना है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। डिफरेंट भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम में, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इंडिया को लेकर। देखिए, इंडिया आप जानते हो कि एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं बल्कि पीक लेवल की देखने को मिलती है। वो कैसे, देखिए, यहाँ पे आपको कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं देखने को मिलेगी, सो मेनी लैंग्वेजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रिलीजन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे,
कास्ट और सब कास्ट की तो पूछो मत, इतनी सारी आपको कास्ट एंड सब कास्ट हर एक रिलीजन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोगों के अपने कस्टम एंड रिचुअल्स है और रीजन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल पीक लेवल की देखने को मिलती है। और सम टाइम ऐसा अक्सर ये कहा जाता था स्टार्टिंग में तो स्पेशली कि इंडिया कभी भी एक स्टेबल कंट्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ना वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कास्ट के बीच में, रिलीजन के बीच में या फिर लैंग्वेज के बीच में। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से डिजाइन किया, आज तक आप देख सकते हो कि कभी भी ऐसा लोगों को यहाँ पे फील नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे देश के है या फिर यहाँ पे उनके जो राइट्स है वो चुराए जा रहे हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन सवाल बच्चों यहां पर ये खड़ा होता है कि व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, यानी कि हमने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर अपनी कंट्री में क्या व्यवस्थाएं कर रखी है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि वो क्या चीज है कि इंडिया को जो एक फेडरल कंट्री बनाती है। देखिए इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी वो आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी खुशहाली में मिली थी, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा पेनफुल एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला था जिससे कि आज़ादी होने के बाद ही हमारा पार्टीशन भी हो गया था एक नई कंट्री के तौर पे पाकिस्तान। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री। 565 प्रिंसली स्टेट थे और आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अपना की रोल प्ले किया था, जो उन्होंने एक एग्रीमेंट के थ्रू इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वो कौन कौन सी थी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कुछ ऐसी लिस्ट जिसके अंदर दोनों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ही ये सारी बातें रख दी गई थी कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, स्टेट के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना गया था। अब एक बार एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो आपको नाम से पता चल रहा है ये सेंट्रल लिस्ट भी आप कह सकते हो। ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो नेशनल लेवल के होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इसमें लोकल लेवल के ज्यादा मैटर करेंगे। कॉन्करेंट में ऐसे वो सब्जेक्ट होंगे जो कॉमन इंटरेस्ट रखेंगे, जो कि एक साथ मिले जुले होंगे। एक और लिस्ट है जिसका नाम है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, है ना। इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे ताकि आपको इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के बाद जो ये चौथा है रेसिड्यूरी, उसके बारे में भी अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यूनियन लिस्ट के बारे में। अगर एग्जाम में सेंट्रल लिस्ट पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, यूनियन को सेंटर ही कहा गया। इसके अंदर स्पेशल जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो है डिफेंस जैसा, क्योंकि भैया देश का मामला है ना। करेंसी, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट है उन्हें प्रिंट करता है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो किसके अंडर काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा कम्युनिकेशन जैसी चीजें, बैंकिंग सेक्टर और फॉरेन अफेयर, ये सारे जो बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही टोटल 97 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो इसके अंदर जैसे पुलिस हो गया, कॉमर्स, इरिगेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ऐसे मेजर जो सब्जेक्ट थे वो स्टेट लिस्ट में दिए गए थे। तो टोटल वो 59 के समथिंग थे। अगर बात करें उन कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट की जिसके अंदर यूनियन प्लस स्टेट दोनों एक साथ काम करेंगे, तो जिसमें एजुकेशन में आप देखते हो ना सीबीएसई के अलावा ऐसे बहुत सारे बोर्ड है जो अपने अपने स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर एक अपने अपने स्टेट बोर्ड है। तो स्टेट और सेंट्रल दोनों इसमें मिलजुल के काम करते हैं एजुकेशन के मामले में। इसके अलावा फॉरेस्ट हो, मैरिज हो, अभी आपने देखा होगा कि 18 साल से गर्ल्स की एज 21 साल कर दी गई और बॉयज की 21 से 24 कर दी गई। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल होता है। एडेप्टेशन, ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट रखी जाती है। और इनकेस जब भी डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, तो ज्यादा जो पावर दे दी जाती है वो यूनियन को दे दी जाती है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो यूनियन लिस्ट का माना जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा पावर दी गई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक सब्जेक्ट और बताया था जो था रेसिड्यूरी, तो वो कौन सा सब्जेक्ट था? देखिए
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उन्होंने इन सभी सब्जेक्टों को इन लिस्ट में रखा, लेकिन उस समय कुछ ऐसी चीजें थी जो डेवलप नहीं हुई थी और इस बात का आइडिया उन्हें था, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि ये वो सब्जेक्ट जो अभी नहीं लिखे जा रहे तो उन्हें भी काउंट किया जाएगा यूनियन लिस्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरनेट जो कि 19 के डिकेड में हमें देखने को मिला, 1990 के, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स, ये सारी की सारी चीजें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद आई थी, तो इसलिए इन लिस्ट को हम रेसिड्यूरी लिस्ट के नाम से जानते हैं जो कि यूनियन कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये तो सारी लिस्ट के बारे में हो गया। होप सो बच्चों आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। आगे बात करते हैं बच्चों पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन हम इस कंटेंट में पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, कि हमारे देश के अंदर पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और ये कितना आसान भी नहीं है जितना हमें लगता है कि यार सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कैसे है, देखिए, सबसे पहले द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट खुद अपनी तरफ से इसमें चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई वो चेंज करना चाहती है, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ। अगर वो कुछ चेंजेस करना भी चाहती है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ उसे वोट लेना पड़ेगा, तब जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन, अब ये बात यहां पे खत्म नहीं हुई, देन इट हैज टू रिवाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जैसे अगर 28 है ना आज के समय, तो 14 स्टेट से मंजूरी मिलना जरूरी है, तब जाके हमारा पार्लियामेंट जो है ना वो चेंज कर सकता है इन चीजों में। आप देखिए कि कितना लॉन्ग और काफी कॉम्प्लेक्स और काफी हार्ड एक तरीके से प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। ऐसे थोड़ी हमारे जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इतना छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, क्योंकि आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। इतनी ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो वाकई में काबिलियत तारीफ। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। वही है कि फिर वही एक मीडियोकर के तौर पे कौन आएगा, हाई कोर्ट आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। हाई कोर्ट ज्यादा होते हैं हमारे देश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज by laying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट्स दिया गया है कि वो एक तरीके से जो टैक्सेस हैं उन्हें बढ़ा घटा सकती है अपनी अर्निंग के लिए, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि इससे जो पब्लिक है उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आप देखते हो आए दिन क्या होता है, कभी ऑयल के, पेट्रोलियम के जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी डॉलर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को इंडिपेंडेंस चॉइस दी गई है। अगर वो चाहे तो घटा सकते हैं, वो चाहे तो बढ़ा भी सकती है, लेकिन डिपेंड करता है वेरियस टाइप की टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों अरेंजमेंट पावर शेयरिंग का इंडिया के अंदर। हो सो कि ये भी आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी हमारे देश में फेडरलिज्म को कैसे चलाया गया। ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन जैसे तैसे करके आप कह सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, उसके बिहाफ पे डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा। अब वो क्या क्या चैलेंजेस थे स्टार्टिंग के, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। क्या बच्चों ये बात जानते हो कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ना, तो लैंग्वेज के बेस पर ही हमारे देश में फर्स्ट स्टेट बना था जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। 1952 के अंदर ये घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा चैलेंज था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। इसमें क्या था, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। आज के समय 2023 चल रहे हैं, इतना टाइम हो चुका है 75 ईयर से भी ज्यादा,
ऐसे बहुत से स्टेट्स है बच्चों जिनके नाम ही रीचेंज कर दिए गए हैं, या जो उनकी जो बॉर्डर है ना उन्हें कम या फिर एक्सपेंड कर दिया गया है, और कुछ स्टेट्स है तो नए स्टेट्स तक भी बना दिए गए। बाउंड्रीज ऑफ मैनी प्रीवियस स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1916 में लैंग्वेज के बेस पे बॉम्बे उसका पार्टीशन किया गया था, जी हाँ बच्चों, जिससे दो न्यू स्टेट्स बने थे जिनका नाम था गुजरात, जहां पे गुजराती ज्यादा बोली जाती है, और महाराष्ट्र जहां पे मराठी ज्यादा बोली जाती है। लेकिन इनका जो एथनिक ग्रुप है वो काफी ज्यादा सिमिलर देखने को हमें मिलता है। सम नेशनल लीडर फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कुछ नेशनल लीडर इस बात से डर गए थे कि लिंग्विस्टिक डिमांड की वजह से कहीं जो हमारी कंट्री है उसका डिसइंटीग्रेशन तो नहीं हो जाएगा, मतलब कि डिक्लाइन तो नहीं हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगी। और इसी के चलते बच्चों द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, यानी कि उन्होंने कुछ समय के लिए ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट के बिहाफ पे जो नए नए स्टेट बनाए जा रहे थे उसे स्टॉप कर दिया गया था। लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइट, यानी कि एक तरीके से लिंग्विस्टिक बेस्ड पर बने जो स्टेट थे वो और ज्यादा यूनाइट हो गए। इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो और ज्यादा आसान हो गया। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ईयर 2000 में 3 स्टेट बने थे जो कि अपनी एथनिसिटी यानी जो ट्राइबल पीपल थे ना, जैसे बिहार से अलग होके झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो था चैलेंज वो था लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। क्या आपको ये पता कि हमारे देश में अभी तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है? मतलब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है, और उसकी कोई भी अपनी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इस वजह से यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया। A second test for Indian Federation is the language policy। इसमें था क्या? Our constitution did not give the status of national language to any one language। हालांकि लोग हिंदी को मानते हैं, हिंदी was identified as a official language, हिंदी को official language हमने यूज कर रखा है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हिंदी है वो मदर टंग ओनली 40% इंडियंस की है। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप उन स्टेट के ऊपर भी जोर जबरदस्ती आप हिंदी लैंग्वेज को थोप दोगे जहां पे हिंदी इतनी ठीक नहीं बोली जाती, स्पेशली साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अंदर आपको टोटल 22 लैंग्वेज देखने का मिलेगी, इंक्लूड हिंदी के साथ। A candidate in examination conducted for the central government position may opt to take examination in any these languages। जब भी आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे तो इन 22 लैंग्वेज में से एक ऑप्शन के बिहाफ पर कोई भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो, इसमें आपको चॉइस दी जाएगी। स्टेट टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमारे स्टेट की खुद इतने सारे स्टेट है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, वहां की हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना रखा है। तेलंगाना तेलुगु को ऑफिशियल बना रखा है। केरल मलयालम को ऑफिशियल बना रखा है। उसी तरह आप कह सकते हो तमिलनाडु, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि वो इजीली अपना वर्क कर सकते हैं, जो उनकी चॉइस है, क्योंकि पूरी छूट दी गई है। मच ऑफ गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। बहुत सारे काम जो होते हैं उनकी ऑफिशियल आप कह सकते हो लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप्ड इन 1965। ये कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश का यूज है वो 1965 तक बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो थे स्पेशली साउथ इंडिया के, उनकी डिमांड थी कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर एक मूवमेंट भी हुआ था जो कि वायलेंट हो चुका था। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करते हुए वो एग्री हुए थे इस बात को कि जो इंग्लिश है वो हिंदी के साथ यूज की जा सकती है, क्योंकि इंग्लिश एक कम्युनिकेटेड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और पूरे वर्ल्ड के अंदर वैसे भी इसे ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, यानी कि ये जो डिसीजन था इंग्लिश को कंटिन्यू रखने का, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के
के लिए ज्यादा हेल्पफुल हुआ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एलाइड थे, यानी कि कुछ जने जो ज्यादातर इंग्लिश का यूज करते हैं। ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी थी जो दूसरा बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा भी प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हिंदी को बनाए रखा, हिंदी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता आज के टाइम भी। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। का मतलब ये नहीं कि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है तो अदर लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, नहीं, इंडिपेंडेंस सभी के साथ है, लेकिन हिंदी को प्रमोशन के लिए आगे रखा गया था क्योंकि स्टार्टिंग से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और जो हिंदी बेल्ट है स्पेशली जहां पे पूरा कवरेज हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ज्यादातर एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलती है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन, यानी कि हम उन सिचुएशन से बच गए जो कि श्रीलंका नहीं बच पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ही लैंग्वेज सिंहाला को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और तमिल जैसे लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर जैसा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। आप देख लीजिएगा, हिंदी को अभी तक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला, बस वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही बन के रह गई है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड था। तीसरा था स्टेट और सेंटर के रिलेशन। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को चला रहे हो, ऑब्वियसली ये है कि कभी ना कभी डिस्प्यूट तो होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और फिर हम क्या करेंगे, क्या वो फेडरल जो सिस्टम है खत्म हो जाएगा अगर ये ऐसी डिस्प्यूट होता रहा? नहीं, ऐसा नहीं था, ये चैलेंजिंग था, लेकिन इसे जैसे तैसे करके संभाल लिया गया। देखिए, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क्स इन रियलिटी डिपेंड्स टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दिस अरेंजमेंट। ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि शेयरिंग पावर जो है ना वो कैसे चलेगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तौर पे। वो ज्यादातर डिपेंड होगा कि जो रूलिंग पार्टी है और जो उसके लीडर है वो इन स्टेप्स को कैसे ले रहे हैं। अगर वो खुद सही तरीके से नहीं ले रहे तो हम उसकी उम्मीद नहीं रख सकते कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से चल पाएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कहने का मतलब जब 1951 एंड 52 में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे ना, आप कह सकते हो लगातार बच्चों 3 इलेक्शंस के अंदर सिंगल पार्टी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता था, जो कि थी कांग्रेस। कांग्रेस स्टेट के अंदर भी आराम से जीत जाती थी और सेंटर में तो उसका वन साइडेड विनिंग होती थी। तो इसका मतलब क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं थी? बिल्कुल थी, लोग पसंद ही इतनी ज्यादा करते थे। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो इस चीज का आप जरा ध्यान रखिएगा। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, the parties that rule at the center try to undermine the power of the state। जब सेंटर में कोई और पार्टी होती थी और स्टेट में कोई और पार्टी होती थी, तो सेंटर की जो पार्टी थी अपने ज्यादा राइट्स होने की वजह से स्टेट पार्टी को एक तरीके से अंडरमाइन कर देती थी, कभी कभी तो बर्खास्त कर देती थी, मतलब कि उसे डिस्क्वालीफाई घोषित कर देती थी कि हट जाओ, हटा दीजिए। ऐसा हुआ भी था केरल के अंदर। इन दोज डेज, पहले के समय, द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। यानी कि ये मिसयूज हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल पावर का, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर पे एग्जिस्ट कर रही है वो गलत तरीके से यूज कर रही थी, क्योंकि जो दूसरी उसकी राइवल पार्टीज है वो उसके फेवर में काम नहीं कर रही है, तो इसलिए वो उसे डिसमिस कर देती थी। लेकिन दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये ठीक नहीं था फेडरलिज्म के लिए, इसलिए ये जो चेंज था वो 1990 के बाद हमें देखने को मिला, जब एक ऐसा एरा आया जिसमें सिंगल पार्टी डोमिनेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हर एक पार्टीज को किसी अदर, आप कह सकते हो यहाँ की स्मॉल पार्टी के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ा। ये टाइम था कोलिशन का। ठीक है, दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो छोटी छोटी रीजनल पार्टी थी ना, उनका इमरजेंस हमें देखने को मिला पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। आपको तो पता है तब से लेकर अब तक हमारे देश में कोलिशन वाली ही पार्टी देखने को मिल रही है। वो बात अलग है, ईयर 2014 एंड 19 में जो बीजेपी थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसने अपने दम पे मेजॉरिटी जो मांगता उसे हासिल किया था, लेकिन वो आज भी एनडीए को रन कर रही है, यानी कि वो कोलिशन में जुड़ी है, उसके साथ और भी अदर पार्टीज है। और उसी तरह यूपीए जो कि एक तरीके से कांग्रेस उसे रन करती है, वो 2004 एंड 2008 के अंदर उसने अपना इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किया था। 1990 के बाद हमें डिफरेंट टाइप की रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी एक साथ मिलकर काम करने को देखने को मिली थी। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा,
the major national party had to enter into an alliance with many party included several regional party to form a government at the central level। वही बात है कि जब किसी को भी एक तरीके से मेजॉरिटी पर चुना नहीं गया तो ऐसे में ये जो रीजनल पार्टीज हैं, ये जो स्टेट पार्टीज हैं, आपस में मिलकर सेंट्रल के साथ एक गवर्नमेंट बना लेती थी। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे हमें देखने को मिला पावर शेयरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट। और आज के समय तो काफी हद तक हर एक छोटी पार्टी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसे किंग मेकर के तौर पर भी यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में आना, मतलब सिंगल हैंडेडली अपने वोट्स को जीत लेना नहीं, क्योंकि बहुत सारी इतनी सारी पार्टीज आ गई है, कंपटीशन हाई हो चुका है, इसलिए कोलिशन वाला एरा अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर और स्टेट के हमें रिलेशन देखने को मिले थे। ठीक है, दिस ट्रेंड वाज सपोज्ड बाय द major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in random manner। तो इसको और ज्यादा पहुंच मिली जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकती किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, अगर वो किसी अदर पार्टी की है या उसकी सेम पार्टी की क्यों ना हो, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए तभी उसे डिसमिस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। जैसे कि पहले के समय फेडरलिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितना आज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस को ला दिया गया है और हर किसी की वैल्यू, उनकी पावर और उनकी जगह को काफी अच्छे तरीके से मान्यता दी जा रही। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि इन्हीं की वजह से हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किया गया, चलाया गया। होप सो कि बच्चों आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। स्टार्टिंग से डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। सवाल यहां पर आता है कि क्या रीजन था कि इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया। देखिए, इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, भारत एक बड़ा देश है, इट इज एट मोस्ट एसेंशियल टू ब्रिंग गवर्नेंस एट द लोकल लेवल एज द लोकल पीपल आर फार इन्फॉर्म विद द लोकल पावर। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितना ज्यादा लोग अपनी कनेक्टिविटी को लोकल लेवल से जोड़ सकेगा उतना ही उसके लिए अच्छा भी रहेगा। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है अगर पूरे देश में एक ही तरीके से काम करेगी तो वो क्लोजनेस हमें नहीं देखने को मिलेगी जितना जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है ना वो जितना कनेक्ट कर सकती है। अगर आपके घर बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, बार बार जाके आप थोड़ी मोदी जी के पास जाओगे, उनकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास जाओगे कि मेरे घर पानी क्यों नहीं आ रहा। अब अपने पास के ही किसी पार्षद काउंसलर को चूज कर लोगे या किसी अपने एमएलए को चूज कर लोगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ ये नहीं आ रहा। तो जितना कनेक्टिविटी बनी रहेगी उतना ही लोग पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सामने रख सकेंगे और अपने राइट्स के लिए अवेयर रह सकेंगे। इट इज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी इन द सिस्टम एज द लोकल पीपल आर मोर फेमिलियर with the area and can help better utilization of the resources। अदरवाइज फिर वही होगा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमेशा से ही नुकसान होता रहेगा। इट हेल्प्स इन इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन डिसीजन मेकिंग विच हेल्प इन प्लानिंग डेवलपमेंट एज पर द लोकल नीड्स। तो जितना ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतनी उसकी जो एक तरह कैपेबिलिटी वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए लोगों का पॉलिटिक्स में जुड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जो लीडर है वो सिर्फ अपने मनमर्जी के ही काम करते रहेंगे। अगर लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर होंगे तो लीडर्स को भी लगेगा कि नहीं यार इनको ये चीजें पता है, मैं इसके साथ कोई भी मैनिपुलेटिव नहीं कर सकता, जो मैंने प्रोमिस किया उसे फुलफिल करना मेरा राइट्स रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ नाम मात्र का वो कुर्सी पे नहीं बैठेगा, काम के लिए भी बैठेगा। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। तो ये मेन रीजन आप कह सकते हो। द लोकल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सोल्व द प्रॉब्लम इजिली एंड इमीडिएटली एट मिनिमल एक्सपेंसिव। अब लोकल लेवल की गवर्नमेंट को बनाने का मतलब यही था कि एक तो खर्चा भी कम आएगा और वो इजीली लोगों से कनेक्ट कर सकेगी और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकेगी। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एवरीवन गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल, हैंस द इंश्योर हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर सकेगी। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को भारत में अपनाया गया था। सवाल यहां पर आता है कि सर ये डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम अच्छे से वर्ड्स में समझना चाहे और इसके अंदर थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट आप इतनी देर से बता रहे हो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कैसे कैसे हुआ था। तो देखिए इसको समझने के लिए बच्चों हम बात करेंगे
डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। देखिए, व्हेन पावर इज टेकिंग अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल को दे दी जाती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया जाता है। बड़ा सिंपल सा है, ये रहा। स्टार्टिंग में 1915 से लेकर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 40 टू 42 ईयर तक हमें एक तरीके की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, 2 टीयर की ही गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी। लेकिन बच्चों 73rd एंड 4th अमेंडमेंट के थ्रू एक न्यू गवर्नमेंट को लाया गया जिसका नाम था लोकल लेवल की गवर्नमेंट, जो 2 टाइप से वर्क करने लगी। एक आप कह सकते हो रूरल सेक्टर में और एक अर्बन सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है लोकल लेवल की गवर्नमेंट, 1992 से पहले और 1992 के बाद, उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर 1992 हमें क्या देखने को मिलता था, द लोकल बॉडी वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसे कोई सेपरेट नहीं किया गया था, बल्कि वो एक तरीके से अंडर ही वर्क करती थी किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। रेगुलर इलेक्शन वर नॉट हेल्ड, यहां तक कि इलेक्शन भी कोई नहीं देखने को मिलते थे। द लोकल बॉडी did not have any resource or powers of their own, यानी कि उसे टोटली डिपेंड रहना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही। तो ये तो चीज थी बच्चों बिफोर 1992। लेकिन आफ्टर 1992 हमें क्या इसके अंदर चेंजेस देखने को मिले कि भैया जब अमेंडमेंट किया गया 73rd एंड 74th, तो उसके अंदर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। एक सेपरेट बॉडी बनाएगी जिसके रेगुलर इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट से अलग होगी, जिसके कुछ अपने खुद की पावर्स और रिसोर्सेज भी उनके पास अवेलेबल होंगे। जैसे आफ्टर 1992 क्या चेंजेस आया, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जो कि 5 ईयर तक के लिए कराए जाएंगे, यानी कि कोई भी अगर कैंडिडेट जीतेगा 5 ईयर तक का उसका टर्म्स रहेगा। इसके अलावा सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी, इनके लिए जो सीट्स होगी वो रिजर्व्ड रखी जाएगी। और एक अच्छी चीज ये थी कि इसके अंदर 1/3 यानी 1/3 जो सीट थी वो किसके लिए रिजर्व्ड होगी, वुमेन्स के लिए, जो कि एक तरीके से वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर खुद का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि ये भी बात की गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना रिवेन्यू और पावर शेयर करेगी अपनी लोकल लेवल की गवर्नमेंट के साथ, जो कि हमें चेंजेस देखने को मिले कब बच्चों, 1992 के बाद। और ये बात हो रही है लोकल लेवल की गवर्नमेंट की। अब हमारे देश में जो है टोटल 3 टीयर्स की गवर्नमेंट जो है वो रन की जाती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। लोकल लेवल 2 टाइप्स की है, म्युनिसिपैलिटी एंड दूसरी जो है पंचायत वाली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल गवर्नमेंट के बारे में। रूरल यानी कि गांव से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 है ग्राम पंचायत, जो कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी कही जाती है एंटायर विलेज की। दूसरी है पंचायत समिति। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ग्राम पंचायत जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, जो कि एक तरीके से कहलाए जाते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। अगर इनमें से कोई भी नाम एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा है तो कंफ्यूज मत होना, ब्लॉक, मंडल या फिर पंचायत समिति। और जिला जो होता है डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है। तो ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फ्रॉम अ जिला परिषद, जो कि जिला परिषद का निर्माण करेंगे। तो ये रूरल गवर्नमेंट के अंदर 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। एक सेपरेट तरीके से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा को पंचायती राज से जाना जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें होता क्या है कि ईच विलेज, हर एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत, तो हर किसी की एक ग्राम पंचायत जरूर होगी। दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल वार्ड मेंबर
ऑफन कॉल पंच या फिर प्रेसिडेंट और सरपंच कहलाए जाएंगे। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, जो कि अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड या फिर विलेज जो कि 18 प्लस के थ्रू ही चुने जाएंगे, यानी इन्हें वोट डालने का राइट होगा। तो एक ग्राम सभा है। अब पंचायत समिति क्या होगी, तो द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति या फिर मंडल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। तो ये चुने भी किनके थ्रू जाएंगे, जो कि पंचायत के मेंबर होंगे, वही पंचायत समिति के मेंबरों को चूज करेंगे। और लास्ट है जिला परिषद। तो ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद, जो कि एक बड़े लेवल पे काम करेगी। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, जिसमें से ज्यादातर मेंबर चुन के ही आएंगे। लेकिन मेंबर ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट बॉडी आर आल्सो मेंबर, वो भी उस जिला परिषद के क्या कहलाए जाएंगे, मेंबर्स कहलाए जाएंगे। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद का चेयरपर्सन एक पॉलिटिकल हेड माना जाएगा उस जिला परिषद का। तो कुछ इस तरीके से तीनों के तीनों काम करेंगे। बड़ा सिंपल सी टर्म्स है, आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स में जरूर पढ़ी होगी। इसके अलावा हमने रूरल गवर्नमेंट तो पढ़ ली, अब लास्ट हम एक बार अर्बन गवर्नमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये जो अर्बन गवर्नमेंट होगी उसे हम म्युनिसिपैलिटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानेंगे। सिमिलैरिटी लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया एज वेल एज, तो दोनों में ही काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो म्युनिसिपैलिटी है वो टाउन्स के अंदर सेटअप की जाएगी। टाउन्स वो होते हैं जो कि सिटी से तो कम होता है, लेकिन विलेज की पॉपुलेशन से, रूरल सेक्टर से थोड़े ज्यादा होते हैं, यानी कि बीच के। यहाँ इंडस्ट्रियल्स के लिए काफी ज्यादा ये बेस्ट माने जाते हैं। बिग सिटी आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली में हमें देखने को मिलती है तो एनसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। इसके अलावा मुंबई में अलग नाम से है तो बीएमसी, ठीक है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय द इलेक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगी। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में इलेक्शन भी हुए थे जो कि काउंसलर के इलेक्शन थे, यानी कि टोटल 250 काउंसलर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और जो जीतेगा उसे उन सभी काउंसलर का एक मेयर बना दिया जाएगा, जो कि पहले अलग थे लेकिन अब सिंगल मेयर बनेगा। अब सिंगल मेयर की पावर भी ज्यादा हो जाएगी, स्पेशली इन दिल्ली के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है अर्बन गवर्नमेंट को लेकर। इसके अलावा म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड होगा म्युनिसिपैलिटी का, जिस तरीके से हमने रूरल गवर्नमेंट में पढ़ा था। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज अ ऑफिसर इज कॉल्ड अ मेयर, जैसा कि भी मैंने आपको बताया था। जब सभी काउंसलर चूज किए जाएंगे तो वो काउंसलर वोट डालेंगे जिसमें से वो एक मेयर को चूज करेंगे जो कि उनके ऊपर रूल करेगा, यानी कि मेन हेड मेयर कहलाया जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये अर्बन गवर्नमेंट के अंदर हमें लोकल लेवल की सरकार में देखने को मिलता है। तो ये था कुछ डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लोकल लेवल की गवर्नमेंट के अंडर। होप्स हो कि बच्चों आपको सारा का सारा अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। यही था बच्चों हमारा फेडरलिज्म के बारे में कंप्लीट वन शॉट वीडियो। सारे के सारे सेक्टर, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो या फिर लोकल लेवल के हो, आपको अच्छे से समझ जरूर आ चुकी है। स्टिल अगर आपका किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपने इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उससे रिलेटेड। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।